Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. 15-day Traditional Crafts and Arts Training Camp ACAR, organized by the State Cultural Department at Mahant Ghasidas Memorial Museum campus in Raipur. Artists from across the state have set up stalls showcasing handicrafts, folk arts, paintings, tribal jewelry, musical instruments, bonsai and terracotta crafts. A major feature of the event is the rare and ancient instrument being displayed, such as the Turanang. Speaking on the occasion, a renowned collector Riki Kshatriya said he has been collecting traditional musical instruments from across Chhattisgarh for the past 50 years and has established a personal museum that houses 225 different instruments. As part of the exhibition, he displayed 5 distinct traditional instruments to promote awareness and provide learning opportunities for visitors, especially younger generations. जी, मेरा नाम रिकी क्षत्रिय है। मुझे लोकवाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। मैं भिलाई में रहता हूँ, दुर्ग जिले में। विगत 50 वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का संग्रह करते आ रहा हूँ। मेरे पास अभी तक 225 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, स्वयं का संग्रहालय है। यहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ रायपुर में, रायपुर संस्कृति विभाग के संग्रहालय में। यहाँ पर 15 दिवसीय लोक कला और शिल्प का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है आकार के नाम से। तो मुझे भी ये लोकवाद्य विधा में मुझे भी आमंत्रित किया है और मैं अपना जो भी मेरा अनुभव है उनको देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं 5 प्रकार के वाद्य यंत्रों को लेकर यहाँ पर आया हूँ सिखाने के लिए। प्रदर्शनी भी लगाया हूँ। लोग अलग अलग बच्चे हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, उम्र दराज के लोग भी हैं जो सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें ये जो वाद्य यंत्र है उसकी खासियत बताइए, क्या खासियत है, क्या जुड़ी उससे कथा है? जी, ये तुरनांग है। तुरनांग ये बैल, भैंस और गाय के सींग से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो चर्मकार जो होते हैं वो उनको काटते हैं। फिर पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, इस वाद्य यंत्र का उपयोग नांदगांव जिले में यादव जाति जो अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं वो इनका उपयोग करते थे। अब ये तो वाद्य यंत्र हो गया। इनकी विशेषता मैं बताना चाहूँगा। इसका नाम है तुरनांग। यादव जाति जो होते हैं वो उनका एक परंपरागत वाद्य यंत्र है और इसको साल में एक बार बजाते हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो उसे आठे कन्हैया बोलते हैं। इसी तरह आठे मतलब कन्हैया का एक दीवार में चित्र बनाते हैं 8 है और उसी दिन उपवास रहते हैं, निर्जला उपवास। और रात्रि जब 12 बजे का समय होता है कृष्ण भगवान का जन्म का, उसी समय इनका वादन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। फिर उसके बाद फिर 1 साल के लिए उस देव स्थान पर स्थापित करके रख देते हैं। और हमने जब इनको प्राप्त किया 50 साल हो गया इनको, और ये तो सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी परंपरा है, ऐसे उन्होंने बताया। उस गांव में 2 घर में ये अभी परंपरागत ये वाद्य यंत्र है। हमने दूसरा घर, एक घर तो बज रहा था, दूसरा घर जब गए तो बताया, वो भी यादव जाति के हैं, कि ये बजना बंद हो गया है। तो हमने पूछा क्यों भी, ऐसा क्या हो गया? बाजा तो वही है, फूंक के कोई छेदा है और एक घर में बज रहा है, आपके यहाँ कैसे नहीं बज रहा है? उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ, हमारे घर में इनका सही ढंग से पूजा अर्चना नहीं हुआ, मान सम्मान नहीं हुआ, इसलिए ये बजना बंद हो गया। ये हमने बहुत आश्चर्य हुआ हमको। वही बाजा, वही बैल के, गाय के सींग और वही घर है, वही जाति के हैं, लेकिन बजना कैसे बंद हो गया, ये हमें आश्चर्य हुआ। और उसी को लेकर हम लोगों तक हमारी परंपरा जो कैसे है वो बताते आ रहे हैं। यही चीज आपके सामने भी हमने रखा। अच्छा, ये वाद्य यंत्र 50 साल पुराना है, लेकिन इससे लोक कथा जो जुड़ी है वो कितने साल पुरानी है और इसको कैसे तैयार किया जाता है? जी, ये तो बहुत ही, हमने जिससे प्राप्त किया उनकी उम्र अभी 80 वर्ष थे। तो उन्होंने बताया हमारे दादा परदादा, मतलब उनको गिनती में नहीं बताया जा सकता। वो बहुत ही प्राचीन वाद्य, 1000 साल भी पुराने हो सकते हैं, 200 साल भी पुराने हो सकते हैं, लेकिन उनका लिखित में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो माना जा सकता है कि हजारों साल भी पुराने होंगे। और इसको बनाने के लिए देखो, पहले तो गाय, बैल या भैंस के सींग चाहिए। तो अब वो कहाँ से मिलेगा? जो चर्मकार है, जो चमड़े का काम करता है। जब किसी गांव में ना कोई इंतकाल हो जाती है जानवरों का, तो फिर उनको कहा जाता था
कि इनका जो सींग होगा तो हमको दे देना, उनके बदले जो भी रकम होगा वो हम दे देंगे। जब वो सींग को काट के लाते थे, उनके अंदर में मांस रहती थी, उनको उन लोग निकालते थे, सुखाते थे, खूब बहुत दिन तक सुखाया जाता है। उसके बाद ये देख रहे हैं, इसको खोला जाता है, अंदर में भी मांस रह जाता है, इसको खोला जाता है। खोलने के बाद जब सूख जाता है पूर्णतः, फिर लाकर इसके एक किनारे में जिधर मोटा सींग जहाँ पर सिर पे लगा रहता है उधर खुला रहता है, और उसके ऊपर वाली भाग में पीछे की तरफ एक छिद्र किया जाता है फूंक के बजाने के लिए। तो वहाँ पर लोहे को गर्म करके, राड को गर्म करके इसको छेदा किया जाता है, और इसी से फूंक कर जैसे शंख बजता है उसी तरह इसको बजाया जाता है। इस तरह ये वाद्यंत्र तुरनांग तैयार होता है। Reacting to the hike in commercial LPG cylinder prices, Congress spokesperson Atul Londle Patel criticized the government, claiming that the increase would adversely affect small businesses, particularly eatery owners, and could lead to significant unemployment. Patel alleged that the slowdown in money circulation was already impacting income across sectors, and said that the latest price hike would further burden traders and consumers. And he assumed the government of putting excessive pressure on the public and testing the limits of what common people can endure. नहीं, इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। ढाबे, छोटे होटल, छोटे दुकान, टिल्लू सिलेंडर का भी बढ़ाई होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट तो होता ही है, तो काफ़ी सारे रोजगार पर इसका असर होगा। लोग बाहर खाना नहीं खा पाएंगे, और कई जगह ऐसा दिखा है कि सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से कई आइटम्स जैसे भाकरी है, जिसको थोड़ी गैस लगती है, वो आइटम भी बनना बंद हो गए हैं। तो बड़े पैमाने पर एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो कहते हैं हम, और उसके वजह से वो रुक गया है, और उसकी वजह से रोजगार पे बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। शायद मोदी जी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कितना तुमको तकलीफ दे सकता हूं और आप कितनी तकलीफ सह सकते हैं। अभी तक उनकी मर्यादा खत्म नहीं हुई है तकलीफ सहन करने की। वो कहते हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल भी हो जाए तो भी हम खरीदेंगे मोदी जी के लिए। तो अभी ऐसा है कि $97 है अभी हमारा कच्चा तेल, जिससे गैस बनती है, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, सीएनजी वगैरह सब जो बनते हैं। और इतना कम होने के बावजूद भी 100 रुपये के ऊपर 112, 110, 104, 105 ऐसा पेट्रोल है, और डीजल भी 100 रुपये के आसपास है। तो और सीएनजी के रेट तो बढ़ते ही जा रहे दिन ब दिन, और भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है ये जनता को चूसने वाली सरकार है, ये जनता को तकलीफ देने वाली सरकार है, और ये जनता की परीक्षा ले रही है कि जनता कब तक ये सहन कर सकती है। और हम भी देख रहे हैं कि जनता कब तक सहन कर सकती है। $111 पर 72 रुपये, जब कच्चा तेल $112 था, तो पेट्रोल 72 रुपये, डीजल 58 रुपये और गैस सिलेंडर 400 रुपये था। आज उससे करीब करीब $15 सस्ता है कच्चा तेल, लेकिन पेट्रोल जो है वो 40 रुपया ज़्यादा है, डीजल जो है वो भी 40 रुपये ज़्यादा है, गैस सिलेंडर 600 रुपये से ज़्यादा है। इतना महंगा जो मिल रहा है कि 1000 रुपये सिलेंडर का डोमेस्टिक, पेट्रोल 112 रुपये हमारे नागपुर में, डीजल 98 रुपये हमारे नागपुर में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस सरकार की अर्थव्यवस्था की नाकामयाबी दिखाती है। विदेश नीति का फेल्यूर जो इससे स्पष्ट तरीके से सामने दिखता है। नीट का मुद्दा फिर एक बार गर्मा जा रहा है। कल भी राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए, उस बीच आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी हुई। देखिए, नीट और सीबीएसई जो है वो सरासर हमारे भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। इस सरकार का नाम पेपर लीक सरकार ऐसा रखा तो कुछ गलत नहीं होगा। 114 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, और इस पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व है, जोशी जैसे लोग, जो कंपनियां इन्वॉल्व है, जिस तरह से ठेके दिए गए हैं इनको पेपर चेक करने के, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के, उससे स्पष्ट तरीके से दिखता है कि ये पूरा षड्यंत्र है, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये षड्यंत्र कुछ लोगों को पैसा दिलवाने के लिए, आरएसएस के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठाने के लिए, उन्हीं के बच्चों को डॉक्टर करने के लिए, और इस देश का जो सही टैलेंट है उसे साइडलाइन करने का षड्यंत्र ये स्पष्ट तरीके से दिखता है। सीबीएसई के ओएसएम शीट्स में तो एकदम पता चल गया बच्चों को, वहां पर यानी तकलीफ तो दी जा रही, लेकिन पैसे से भी लूटा जा रहा है कि 100 रुपया आपको रिवैल्यूएशन का, फिर बाद में हर क्वेश्चन के इवैल्यूएशन का 25-25 रुपया, 300, 300, 350, 350, 350 क्वेश्चन ऐसा बच्चे बता रहे हैं।
इतना पैसा अगर बच्चे देंगे और इतना उनके दिमाग को तकलीफ होगी, जो एक हम कहते हैं ना क्रिएटिव एज होता है, उस एज में अगर संरचनात्मक जो पड़ाव होता है ज़िंदगी का, उस पड़ाव में अगर आप बच्चों को फ्रस्ट्रेट करोगे, निराश करोगे, तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? और फिर ऊपर से उनको काकरोच भी कहोगे। तो ये जो चल रहा है, ये सब ये देश के साथ षड्यंत्र चल रहा है। ये मोदी जी जो है, ये जुमले से ज़्यादा षड्यंत्रकारी अभी लग रहे हैं। चंद लोगों के लिए काम करने वाले मोदी जी ने इस देश के युवाओं का भविष्य अधर में डाल दिया है। Tamil Nadu lawmaker CTR Nirmal Kumar on Monday said that the appointment of law officers in the state is being carried out strictly on the basis of merit and in accordance with the guidelines laid down by the Supreme Court. The minister stated that the process is being undertaken following the advice of the Chief Minister and is aimed at ensuring the fair and effective functioning of courts across the state. Not just that, but would also assist judges in administering justice impartially and efficiently. See, you all know that CM Vijay sir's new officers come up, and all of us have been working on bringing the administration back to form. And definitely, CM wanted a clean and fair administration in all ministries. So, as a part of law ministry, like all the High Court and Supreme Court and higher level law officers appointments are happening. Definitely, after a long time, that's what a lot of judges as retired judges has called and appreciated us. See, as per CM's advice, very fair and very fair appointments are happening with the law officers as per the guidance given by Supreme Courts and High Courts in the earlier several stages. And definitely CM wanted a clean office to be set up with the law officers. And definitely all the appointments are happening in the very with purely on the merit basis, and only on the merit basis, and no other. Definitely, like we have heard from several areas and several other former judges and others, that lot of earlier from the earlier governments, lot of appointments happened through the monetary benefit, and with a lot of advocates with no quality, they have become the senior advocates by their wrong influence. So definitely CM don't want any of this to be happened in this term. And definitely 100% we will do the appointments only on the merit basis, and definitely that is the one thing which will help all the judges to run the courts in a fair manner and speedy manner. And definitely government advocates need to be a pillar and support the judges for the speedy justice. So that is what to support the judges and to run the court in a fair and pure merit basis. We are doing these appointments in a fair way. Definitely we'll complete appointments slowly within 1 month. That's what we have targeted with High Court, Supreme Court and district level officers. Definitely we are on progress, and definitely it will be with following all the guidance, we'll do the appointments fairly. A special surgical camp offering free vasectomy reversal procedures for surrendered mois is being organized as part of a charitable healthcare initiative, according to Dr. Sushil Rathi, physician and treasurer of the Urological Society of India. Speaking about the program, Dr. Rathi said the camp is aimed at assisting former mois who had previously undergone sterilization procedures and now wish to undergo vasectomy reversal surgery. He stated that the initiative conducted in 2 phases, with the first phase held on May 30 and 31, followed by the second phase on June 13th and 14th. हम लोग वेस्ट जोन यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जो अपने चैरिटेबल एक्टिविटी के तहत यहाँ हम माओवादियों की जिनकी नसबंदी हो चुकी है उनके नसबंदी के रिवर्सल का सर्जरी का कैंप लगाने आए हैं। यह कैंप 2 किस्तों में होगा, एक 30 और 31 मई और 13 और 14 जून। हमने करीब 60 से 65 माओवादी जो शरणार्थी है, जो अपने जीवन में पुनर्स्थापित होना चाहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी शस्त्रक्रिया करने का निर्णय लिया। यहाँ के आईजी साहब सुंदरराज सर, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और यहाँ के सिविल सर्जन माननीय डॉक्टर संजय प्रसाद सर, इनका हमें बहुत सहकार्य मिला और उन्हीं के सहकार्य की वजह से महारानी अस्पताल में हम ये शिविर लगा सके। ये पूरी तरह से चैरिटेबल कैंप है। वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका खर्चा करीब लाख 1.5 लाख रुपए तक प्रति पेशेंट आता है, लेकिन हमने यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वेस्ट जोन के मार्फत यह शस्त्रक्रिया पूरे चैरिटेबल कैंप के तहत करना चाहिए, जो पेशेंट के लिए, मरीज के लिए विनामूल्य होगी।
हमारे टीम में डॉक्टर अजय भंडारकर जो हमारी यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, मैं डॉक्टर सुशील राठी जो कोषाध्यक्ष हूँ, हमारे सहकारी डॉक्टर प्रशांत भागवत जो छत्तीसगढ़ यूरोलॉजी के प्रेसिडेंट हैं, और रायपुर की टीम जो है डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर सत्यदेव शर्मा, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर सुरेश सिंह, सारे लोग हम लोग ये शस्त्रक्रिया करने के लिए कल से आए हैं। हमें महारानी अस्पताल का बहुत सहकार्य मिला। डॉक्टर संजय जी प्रसाद सर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे थे, आईजी सर सुंदरराज साहब व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे थे, और कल से आज तक हमने 32 शस्त्रक्रियाएं की जो सारी सुचारू रूप से की गई है और रोगियों के लिए विनामूल्य है। तो इस अवसर के लिए हम यहाँ के प्रशासन को, आईजी साहब को, डॉक्टर संजय जी प्रसाद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये काम करने के लिए बहुत गौरवान्वित हुई है। धन्यवाद। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Monday distributed appointed letters to selected candidates for various government posts during a program held at Mukhya Sevak Sadan in Dehradun. The appointments were made across the Technical Education, Forest, Urban Development and Planning and Women Empowerment and Child Development departments. Addressing the gathering, the Chief Minister highlighted the state government effort to ensure transparent and merit-based recruitment. He stated that over the past 4.5 years, around 33,000 young people have secured government jobs through a fair and transparent selection process. जिनके लिए सारा का सारा जीवन का सपना केवल उनके बेटा और बेटी होते थे, उनके सपने टूटते थे, मंजिल उससे रूठती थी, लक्ष्य उनसे भटक जाता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। भाइयों बहनों, इसीलिए हम ये नकल का कानून लाए और उसका परिणाम भी हुआ कि आज युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ चयन का अवसर मिल रहा है, और यही कारण है कि आज युवा उन लोगों की पहचान बन चुका है जो केवल बड़ी बड़ी बातें करते थे, और युवा अच्छी तरह से जान गए कि बड़ी बड़ी बातें होती थी पहले, कि आज हमने ये इतनी भर्तियां निकाल दी, भर्तियां निकलती थी वो कैंसिल हो जाती थी, रिजल्ट उसका कभी निकलता ही नहीं था, और निकलता भी था तो थोड़े दिनों बाद पूरा हंगामा मचता था कि भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाए। तो इसलिए साथियों, आज पूरा परिदृश्य बदल चुका है, और मुझे गर्व है कि इन 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिला है, सरकारी सेवाओं में जाने का अवसर मिला है। और हमने केवल नौकरियों को ही नहीं संपन्न कराया, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान देने का भी प्रयास किया है। आप सभी 276 युवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे युवा साथियों, आज आप जिन विभागों का हिस्सा बनने जा रहे हैं वे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, जनमानस की सेवा की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभाग हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से जुड़े युवा साथियों के कंधों पर भविष्य के उत्तराखंड को सुनियोजित रूप से और व्यवस्थित रूप से करने की जिम्मेदारी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो चयन हुए हैं उनको नई तकनीकी, नए कौशल और नए अवसरों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य उनके कंधों पर है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कार्य का सीधा संबंध माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं वन विभाग में जिनका चयन हुआ है उन साथियों के ऊपर हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम। पवन पुत्र हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम का कार्य ही सर्वोच्च धर्म था। उसी प्रकार आज से जन सेवा ही आपका सर्वोच्च कर्तव्य है, सर्वोच्च जिम्मेदारी है। Moving on to the next news.
Amid the ongoing investigation into DLH fake signature case linked to the nomination of the leader of the opposition in West Bengal, TMC MLA Sandeepan Saha raised questions over discrepancies in the list of legislators submitted during the process. Saha alleged that signatures of individuals who were reportedly not present had been included in the documents, describing it as a serious lapse. He claimed that questions were being raised over the role of Trinamool Congress General Secretary Abhishek Banerjee, whose signature appeared on the list of MLAs submitted for the nomination. हुआ देखा जा रहा है कि अब इस पर इंक्वायरी बैठ गई है। 5 सदस्यों का सिट बना है जिसको डीआईजी जो है वो खुद देख रहे हैं। अब देखिए एलओपी का जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी जरूरत क्या थी? या तो आप सबको बुलाते और ये कम्युनिकेट करते कि नहीं सबका आना जरूरी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो अपना रीजन बताते नहीं आ रहा है। तब भी जितने 80 विधायक में जितने विधायकों की सिग्नेचर चाहिए, जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। और इस ब्लंडर में पहला नाम अभिषेक बनर्जी का ही आ रहा है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। अभी तक देखा गया जो अभिषेक पर अटैक हुआ, कल्याण पे अटैक हुआ, क्या ये भी एक रीजन है कि नेताओं को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो इस तरह के अटैक का सामना करना पड़ेगा? अब देखिए अटैक क्यों हुआ ये तो वही बोल पाएंगे। डायमंड हार्बर मॉडल चलता था, साउथ कोलकाता में जहां भी आप देखते थे सभी तो अभिषेक बनर्जी का ही समर्थक दिखता था। तो अब अचानक वो समर्थक क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभिषेक बनर्जी ही दे पाएंगे। बाकी लीडर्स का इलाकों में जाना या पार्टी से दूरी बनाए रखना, इसका क्या रीजन ये है कि पब्लिक नाराज है तो खुद भी साइड में रहो? देखिए पब्लिक तो नाराज है, ये साफ दिख रहा है। नाराज बहुत सारे कारण से है और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स जो पब्लिक नाराज हो ऐसा काम नहीं किए हैं वो भी इस पे पिस जा रहे हैं। तो जो अपना आत्मसम्मान है जिनका, जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो अभी हो सकता है वो लोग थोड़ा सा भी दूरी बना के रख रहे हैं, परिस्थिति थोड़ा नॉर्मल होने के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इसको छोड़ के तो कोई चारा नहीं है। जिस तरीके के घटनाएं बाहर आ रही है पंचायत स्तर में, म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पे, ये तो कहीं ना कहीं हम लोग सबको शर्म में डाल दे रहा है। हम लोग सबको यही लग रहा है कि भाई क्या चल क्या रहा था, तो जब तक बाहर नहीं आता आप जान नहीं पाओगे। अब जानकारी हो रही है तो खराब लगना तो बहुत नेचुरल है। अभी लोग That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.